मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए माइंड मैप में बेटा चैप्टर लेके आया हूं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट नोट्स आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां से बना सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि जितना अच्छा एनायन की फॉर्म में स्टेबल रह सकता है वो उतना ही अच्छा क्या रहेगा, बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा। क्लियर। तो अगर मेरे को इसी रिएक्शन से Ri बनाना है तो उसके लिए मेरे को H2SO4 यूज ना करके क्या यूज करना पड़ेगा, जितना अच्छा एसिड होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसको ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। जब कभी भी आपको बहुत कम टाइम में रिवाइज करना हो सारे कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए आपको माइंड में बेस्ट रहता है। क्लियर है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए माइंड मैप में बेटा चैप्टर लेके आया हूं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं कोई भी एग्जाम के लिए बात करूं, मेंस, एडवांस या फिर बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर। दूसरा, आप इस माइंड मैप लेक्चर से क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, आप यहां से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। दूसरा, जब आपको किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना हो, स्पेसिफिकली अगर आपको बोर्ड्स का सीक्वेंस के लिए अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेंस एडवांस का आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है इंक्लूडिंग बोर्ड्स, तो सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां से बना सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। चाहे वो अपन बात करें कि कब SN1 कब SN2 रिएक्शन होगी, चाहे अपन बात करें कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, या अपन बात करें कौन कौन से फैक्टर्स है जो किस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे पास। और आज के सेशन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, देन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, देन अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, और उसके बाद अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। क्लियर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन से। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं हमारे पास, तो क्लासिफिकेशन अपन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स के बेसिस पर, कि भाई किसी एल्काइल हैलाइड में कितने हेलोजन कंपाउंड्स है, कितने हैलाइड्स है, उनके बेसिस पर। मोनोहैलाइड मतलब जनरली हमारे पास अगर एक हेलोजन रहता है, एक हेलोजन हो कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मोनोहैलाइड्स। क्लियर। और डाईहैलाइड्स मतलब दो हेलोजन। अब दो हेलोजन में हमारे पास दो चीजें हो सकती है। एक जैम का मतलब होता है कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन जैम। और विसिनल क्या होता है? जब हम एडजेसेंट पर होता है RCH और मान लीजिए यहां पर ये हेलोजन एटम्स है दो, बट वो दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर है, तो उसको बोलते हैं अपन विसिनल। ट्राई एलाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ट्राई एलाइड्स को अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म। ट्राई एलाइड्स को अपन क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म बोला जाता है। और हेलोफॉर्म में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, जैसे अपन बोल सकते हैं CHCl3। ये क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। और भी हमारे पास इसमें है क्लोरेल होता है एक, क्लोरेल में बट हमारे पास एल्डिहाइड आ जाता है। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म सब आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास कि अगर हेलोजन जो है वो sp3 कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, हेलोजन जो है हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड हो? sp3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो, तो पहला आता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स, और या जिनको अपन बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो उसमें 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1। ये अपन पहले बात कर चुके हैं जब पहला लेक्चर आया था हमारे पास। देन अपन बात करेंगे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में क्या होता है? हेलोजन का डिग्री अपन इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसका डिग्री कितना है, तो यहाँ पर 2 डिग्री होना चाहिए। और 3 डिग्री में हमारे पास इस तरीके से आएगा, ये आ गया 3 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलाइलिक एलाइड्स। एलाइलिक एलाइड्स क्या होते हैं? एलाइलिक एलाइड्स होते हैं कि देखो ये तो फिक्स है कि हेलोजन sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, बट यहां पर इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। ये हमारे पास देखिए sp2 हाइब्रिड है और यहां पर sp3 है। क्या सर sp3 में यहां पर H का होना जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं, यहां पर ये मतलब और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। बेंजाइलिक में भी सेम यही चीज होती है कि इसके पास वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके पास वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, बट वो sp2 हाइब्रिड कौन सा वाला रहेगा? बेंजीन का। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये बेंजीन का sp2 हाइब्रिड कार्बन आ गया है ये, और देन इसके बाद यहां पर कार्बन और ये आ गया X। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो? sp2। उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हमारे पास? sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उस वाले केस में हमारे पास विनाइल
विनाइल मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारे पास विनाइल। सेम इस टाइप का क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एराइल, तो एराइल क्या है कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन से सीधे जुड़ा होना चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और सॉल्वेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको आगे के चैप्टर्स में भी यूज आता है और यहां पर भी चीज आती है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पर सारी चीजें बताई गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, तो यहां पर आइए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल होता है जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, यानी कि जिनको पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, क्लियर, इनको NU माइनस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और इनको E प्लस से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को, क्लियर है। यहां पर अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल से होते हैं, होमो ऑर्बिटल से। किससे होते हैं, होमो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। और अगर अपन को ये देखना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो आपको ये देखना है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी होमो की उतनी ही अच्छा, उतना ही अच्छा क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो होमो की एनर्जी जितनी हाई होगी उतना ही बेटर क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सेम एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल, तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिग्मा बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल्स के साथ अगर जुड़ा हो, सिग्मा बॉन्ड से कोई नॉन मेटल, तो वहां पर भी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास यहां पर आ गया CH3Li, तो CH3 क्या है, ये कार्बन है और Li क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां पर Na भी हो सकता है, तो ये सब किसकी तरह काम करेंगे हमारे पास, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल, तो बता दिया इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास E प्लस से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। बात आती है कि सर जब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की बात आई थी तो होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ल्यूमो ऑर्बिटल्स में। ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और जब बात देने की आई है तो एनर्जी हाई होनी चाहिए, जब बात लेने की आ रही है तो एनर्जी लो होनी चाहिए। अगर मेरे को किसी से कुछ पैसा लेना है, कुछ भी लेना है, तो मेरा जो टोन है वो विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। सेम ऐसे ही इनकी भी एनर्जी क्या होनी चाहिए, जो ल्यूमो ऑर्बिटल्स है उनमें से अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अच्छा होगा, तो जिस ल्यूमो मतलब जिस इलेक्ट्रोफाइल के ल्यूमो ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी क्या होगी हमारे पास, कम होगी, जितनी क्या होगी, कम होगी, उतना ही अच्छा क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ल्यूमो की एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही बेटर क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं हमारे पास Na+। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। न्यूट्रल स्पीसीज विद वैकेंट ऑर्बिटल्स आगे हमारे पास। अब यहां पर अपन ने बात की थी कि सेम एटम्स के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल, बट अगर हेट्रो एटम्स के साथ में अगर मल्टीपल बॉन्ड है या डिफरेंट एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि यहां से बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स, जैसे यहां पर HI है तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, या X2 वाले जितने भी है, X2 मतलब Br2 Cl2 I2, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं किसको, H प्लस को, तो उसको अपन बोलते हैं बेस। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं अदर देन हाइड्रोजन H प्लस एटम, तो उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। स्टेरिक हिंड्रेंस का जो रोल रहता है वो बेसिसिटी को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब बेसिसिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमेशा ही जब कार्बन एटम को, जनरली अपन कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल आता है, क्योंकि वो जनरली कार्बन सेंट्रल एटम होता है, मतलब कोई भी जो स्पीसीज है उसके सेंटर एटम होता है, तो वहां हिंड्रेंस का रोल आएगा ही आएगा। दैट मीन्स अगर न्यूक्लियोफाइल के केस में हिंड्रेंस ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। और इसीलिए आपको ये पॉइंट लिया गया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या सर न्यूक्लियोफिलिसिटी ओनली इसी फैक्टर से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ऐसा नहीं है, और भी काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं।
तो चलिए भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यहां पर फैक्टर्स से पहले मैं आपको यहां पर हल्का सा इसके बारे में बताना चाहूंगा, और वो क्या है हमारे पास कि सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्वेंट हमारे पास बेसिकली अपन दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास पोलर, दूसरा है नॉन पोलर। तो पहला अगर मैं नॉन पोलर की बात करता हूं यहां पर लेफ्ट साइड में, तो नॉन पोलर होगा जिसका म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जैसे बेंजीन हो गया C6H6 है ना, CS2 हो गया हमारे पास, है ना। ये सब क्या है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 हो गया, ये सब क्या है हमारे पास नॉन पोलर। पोलर में हमारे पास मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहां पर हमारे पास दो आएंगे। कौन कौन सा? एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे पहचानेंगे? पोलर एप्रोटिक ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर तो है बट प्रोटॉन नहीं दे पाते, एप्रोटिक। और पोलर प्रोटिक ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर है और प्रोटॉन भी दे सकते हैं। प्रोटॉन कौन सा सॉल्वेंट देगा? जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ। तो जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है वो, जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, HOH हो गया, है ना, ROH हो गया, इसके बाद NH3 हो गया। ये सब क्या हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो मैं, जैसे हमारे पास ईथर हो गया, क्लियर, एसीटोन हो गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसके बाद DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, DMA, DMF, ये सब क्या है हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमारे पास सबसे पहले आता है कि अगर डोनर एटम भाई साहब सेम हो, डोनर एटम क्या हो? सेम। तो अपन कैसे देखेंगे? जब डोनर एटम सेम हो तो हमारे पास दो चीजें हो सकती है। पहली चीज कि एनायन जो है, मतलब डोनर एटम हमारे पास सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐसा स्पीसीज जिसमें एनायन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी किससे? न्यूट्रल से। तो OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है किससे? न्यूट्रल से। देन उसके बाद आता है कि हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो फिर क्या करना है, मतलब डोनर एटम सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जैसे मान लीजिए एल्कोहल एल्कोहल हो गया या RO हो गया, तो उस वाले केस में जो है यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल आता है कि हमारे पास उस वाले केस में अपन किससे डिसाइड करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस से, कि जिसका हिंड्रेंस ज्यादा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहने वाली? कम। उसका बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है आप सभी के लिए, क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास? इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि ETO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन टर्सरी ऑक्साइड, है ना। यहाँ पर इथोक्साइड है और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अगर यहीं पर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी में ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी में हिंड्रेंस का कोई रोल ही नहीं है, तो वहां पर आपको सिंपल क्या देखना है? जो अपन बेसिसिटी के लिए फैक्टर्स देखते हैं वो। नेक्स्ट आता है कि सर ऐसा भी हो सकता है डोनर एटम सेम हो बट लिविंग ग्रुप, सॉरी, जो डोनर एटम सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंट। तो उस वाले केस में अपन देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी हमारे पास? बेसिसिटी के। जितना अच्छा बेस उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। और बेसिसिटी कैसे देखते हैं वो सारी चीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि सर अगर डोनर एटम डिफरेंट हो तो डोनर एटम दो तरीके से डिफरेंट हो सकता है, या तो अलोंग द पीरियड या अलोंग दी मतलब डाउन द ग्रुप, या ग्रुप में देख सकते हैं अपन, है ना। तो अगर पीरियड में देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप में देखना है तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? हमारे पास इंक्रीज होती है, क्योंकि होमो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्लियर है। देन आता है हमारे पास सॉल्वेंट का भी इफेक्ट होता है। तो सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर सॉल्वेशन होता है। जो हमारे पास जो एनायन रहेगा उसका क्या होगा? हमारे पास सॉल्वेशन होगा, उसकी वजह से ये आता है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ कैटायन का सॉल्वेशन करता है। यहां पर ये भी लिख सकते हो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये ओनली मतलब बेटर सॉल्वेशन ऑफ कैटायन, बेटर सॉल्वेशन ऑफ कैटायन। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ओनली कैटायन का सॉल्वेशन करता है, और ये भाई साहब जो है एनायन एंड कैटायन दोनों का सॉल्वेशन करते हैं। एनायन एंड कैटायन, एनायन एंड कैटायन दोनों का सॉल्वेशन करेगा।
सेम जैसे आप बात करोगे हमारे पास कि अगर मैं SN1 रिएक्शन में बात करूं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहां होने का रीजन ये है क्योंकि वहां पर आयंस बनते हैं, तो मेरे को दोनों आयंस का स्टेबलाइजेशन चाहिए, तो वहां पर क्या Na+ और ये मतलब जो दोनों आयंस है कैटायन और एनायन उनका सॉल्यूशन मिलेगा। जब अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में हमारे पास Rx माइनस, मतलब अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं NaX की बात करूं, अभी अपन आगे बात करेंगे, आपने पढ़ा हुआ रिएक्शन इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, तो NaX माइनस है, तो यहां पर एनायन का सॉल्वेशन नहीं करना है मेरे को, क्योंकि NaX माइनस का तो अटैक करवाना है, तो Na+ का सॉल्वेशन होना चाहिए, तो Na+ का सॉल्वेशन ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा करता है, इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। नॉन पोलर क्यों नहीं करते, क्योंकि सर फिर उस वाले केस में तो ये Na+ को भी स्टेबल नहीं करता है, सॉल्वेशन नहीं करेगा, इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए नहीं लेते। क्लियर। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, हमारे पास जो है वो लोन पेयर, अगर जो डोनर एटम है उसका एडजेसेंट एटम पर अगर लोन पेयर हो तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास क्या रहती है, ज्यादा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे हाइड्रोजन की आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है किससे, NH3 से, उसका रीजन यही है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारे पास लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा जितना वो निकलने के बाद स्टेबल बनेगा, जितना निकलने के बाद स्टेबल बनेगा, और जनरली हमारे पास जो लिविंग ग्रुप निकलते हुए एनायन की फॉर्म में निकलते हैं, इसलिए यहां पर लिख रखा है कि विच स्टेबलाइज एनायन नेगेटिव चार्ज मोर इफेक्टिवली, वो हमारे पास लिविंग ग्रुप अच्छे होंगे। क्लियर। तो आपको ये देखना है कि जितना अच्छा एनायन की फॉर्म में स्टेबल रह सकता है वो उतना ही अच्छा क्या रहेगा, बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा। क्लियर। इस वाले केस में अपन यहां पर बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप के केस में कि I- बेटर लिविंग ग्रुप है, देन Br-, देन Cl-, और देन क्या आएगा, F-। क्लियर। अब अपन बात करते हैं सर प्रिपरेशन मेथड्स की, तो प्रिपरेशन मेथड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हमारे पास प्रिपरेशन मेथड काफी सारे हैं हमारे पास, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक पॉइंट जो मतलब काफी मिस्टेक्स करते हैं वो ये आती है हमारे पास कि एल्कोहल से जब अपन प्रिपेयर करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि सर ROH की रिएक्शन मैंने X- के साथ कराई और यहां पर OH हट जाएगा और X लग जाएगा और यहां पर RX फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा अभी भी सोच रहे हो, जो कि नहीं सोचना चाहिए, तो आप बहुत 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 ज्यादा गलत हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH- कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता। OH- लिविंग ग्रुप सिर्फ और सिर्फ E1 CB रिएक्शन में होता है, उसके अलावा कभी भी नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर ये हमारे पास बात समझ में आ गई, तो कौन कौन सी रिएक्शन है। अब इसके बाद हमारे पास अगर ROH की रिएक्शन में करवाता हूं, हमारे पास NaBr या NaCl वगैरह NaX के साथ, यहां पर X जनरली क्या होता है हमारे पास, X होता है Br और Cl, ठीक है। आयोडीन नहीं होता है, उसका रीजन भी अपन बात करेंगे। तो ये होता है H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो अब यहां पर ये जो एसिड है ये H2O को निकालेगा, ना कि OH- को। तो यहां पर हमारे पास RX प्लस NaHSO4 बन जाएगा और साथ में क्या मिल जाता है हमारे पास, H2O। यहीं पर अगर मान लीजिए हमारे पास इफ X इज इक्वल टू आयोडीन हो तो उस वाले केस में अपन वी यूज क्या यूज करते हैं, H3PO4। क्या यूज करते हैं, H3PO4। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर मेरे पास I- हुआ यहां पर, तो I- जो है H2SO4 I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए फिर यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। Br- और Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो अगर मेरे को इसी रिएक्शन से Ri बनाना है तो उसके लिए मेरे को H2SO4 यूज ना करके क्या यूज करना पड़ेगा, H3PO4 यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास हेलाइड्स भी होते हैं फॉस्फोरस के, वहां से भी रिएक्शन होती है कि ROH की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं किसके साथ, PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर पहली बात तो ये कि अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए तो आप बोलोगे कि यहां पर जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, SN2। जनरली हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, SN2। तो यहां पर बोल देंगे RCl प्लस। अब याद करने के लिए किस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि देखो एक है हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक होता है हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ROH प्लस PCl3। दोनों का ही जो मेन प्रोडक्ट है जो अपन को चाहिए वो एल्काइल हैलाइड बनता है, बट इनका जो इंपॉर्टेंट है वो है कि साइड प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे। तो आप याद रख सकते हो कि जिस हैलाइड में, फॉस्फोरस के हैलाइड में हेलोजन कम है उसके साइड प्रोडक्ट में हेलोजन नहीं मिलेंगे, तो यहां पर क्या मिलता है, H3PO3 रहता है, और यहां पर जो साइड प्रोडक्ट है उसमें हेलोजन मिलेंगे POCl3 और साथ में क्या मिलेगा, HCl, ये मिलता है। ऑक्सीडेशन नंबर से भी याद रख सकते हो, यहां पर इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसमें भी +5 है, इसमें +3 मतलब रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। क्लियर है। यहीं पर हमारे पास अगर
ROH है और ब्रोमीन और आयोडीन का एलाइड बनाना है तो जनरली अपन P+Br2 या P+X2 मतलब P+I2 वगैरह यूज करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर हैवी एलाइड्स की मैं बात करूं तो अगर अपन हैवी एलाइड्स की बात करें तो जैसे PI5 वगैरह स्टेबल नहीं होता है लार्ज साइज की वजह से, तो इसलिए इनको अलग अलग यूज करके प्रोडक्ट वही हमारे पास RI बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ROH प्लस HCl के साथ ZnCl2, तो यहाँ पर RCl प्लस H2 बनेगा। इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन बनता है, इसी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। और रिएक्टिविटी ऑफ HX जो होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं अपन, जितना अच्छा एसिड होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, इसको ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। क्लियर, ये हमारे पास है। अब यहां पर एक और रिएजेंट होता है जो आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल फिनोल ईथर में भी आता है वो, जब एल्कोहल के टेस्ट मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लूकास रिएजेंट। कौन सा है? लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं हमारे पास? लूकास रिएजेंट या लूकास टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये किसके लिए टेस्ट होता है हमारे पास? ये होता है टेस्ट, ये यूज आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। होता क्या है हमारे पास कि ROH जो RCl की टर्बिडिटी बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रहता है कि ROH का टेस्ट है तो ROH की टर्बिडिटी बनती है, नहीं, RCl की टर्बिडिटी बनती है हमारे पास। क्लियर है। तो RCl की टर्बिडिटी कैसे बनेगी हमारे पास? यहां पर बहुत सिंपल है कि अगर 3 डिग्री ROH दे रखा है और यहां लूकास रिएजेंट को मैं LR से लिखूं कि अगर हमारे पास इसकी रिएक्शन LR के साथ हो रही है तो उस वाले केस में इमीडिएट टर्बिडिटी बन जाती है हमारे पास, इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म होती है, मतलब अपन बोल सकते हैं सेकंड्स में, मतलब 5 to 10 सेकंड्स ऐसा बोल सकते हैं अपन। क्लियर। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हो या यहां पर बोल सकता हूं और स्टेबल कैटायन फॉर्म हो, जैसे हमारे पास बेंजाइलिक एल्कोहल हो सकता है या एलाइलिक हो सकता है, इस तरीके से। मतलब आपको ऐसा देखना है कि अगर आपसे पूछे कि कौन लुकास टेस्ट बहुत इजीली देगा, सबसे फास्ट कौन देगा, तो ऐसे एल्कोहल जिनका कैटायन स्टेबल बनता है वो सब स्टेबल देते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात करते हैं। बट मैंने साथ साथ में सारी चीजें यहां पर इंक्लूड कर ली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 डिग्री एल्कोहल की, तो 2 डिग्री एल्कोहल में हमारे पास क्या होता है कि उसकी रिएक्शन जब मैं LR के साथ करवाता हूं तो उस वाले केस में हमारे पास टर्बिडिटी में 5 से 10 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारे पास टर्बिडिटी में, या 10 से 20 मिनट भी बोल सकते हो, टर्बिडिटी फॉर्म। क्लियर। और अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री के साथ, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ करता हूं, तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पर बात करता हूं तो टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं होती है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, नो टर्बिडिटी एट RT। रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काफी मतलब तो टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास ROH एल्कोहल से हमारे पास SOCl2 के साथ रिएक्शन कराता हो, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें RCl बनेगा प्लस SO2 बनता है और साथ में क्या बनेगा? HCl। ये बेस्ट मेथड है किसका? एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन करने का एल्कोहल से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बिकॉज साइड प्रोडक्ट जो है HCl एंड SO2 क्या है हमारे पास? गैसेस है। इसमें भी हमारे पास मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ फंडा रहता है, इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं हमारे पास। क्या बोलते हैं इसको? डार्जन प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस। क्लियर। ये इसमें भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कि कब हमारे पास इन्वर्जन होता है, कब हमारे पास रिटेंशन होगा, तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से जितने भी मेथड से अपन ने वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन में, पहला एल्काइन से, सॉरी एल्केन से, तो एल्केन में अगर बात करें तो
फोटो एलोजिनेशन अपन ने किया है, जिसको फ्री रेडिकल एलोजिनेशन भी बोलते हैं, कि RH की रिएक्शन है X2 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNu या यूवी लाइट, तो हमारे पास क्या मिलता है। यहाँ पर सारी चीजें अपन ने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस की हुई है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा RH प्लस HX, क्लियर। उसके बाद अपन ने एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन सबके साथ रिएक्शन करवाई हुई है, मैं सिर्फ यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा, बाकी सारी रिएक्शंस इन डिटेल, मतलब जैसा हमारे पास माइंड मैप में होना चाहिए वो पूरा का पूरा अपन कहां पर डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे हो कि बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में भी है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th बोर्ड के लिए भी माइंड मैप देख रहे हो तो आपको वहां पर भी जाके देखना है हाइड्रोकार्बन में कि हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो वहां पर आप देखोगे कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन रहा है, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सिंपल RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इससे अपन एल्कीन जो है वो बना एल्कीन से हमारे पास एल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बन सकता है। यहां पर अपन HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन उसके बाद हमारे पास आता है HBr प्लस परऑक्साइड की बात करते हैं अपन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर X2 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, रेडिश ब्राउन से Br2, रेडिश ब्राउन से कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है Br2 H2O, Br2 प्लस के साथ में H2O, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको HOBr, हाइपो एलोइक एसिड HOX लिख सकते हैं अपन, HOX के साथ रिएक्शन। देन हमारे पास यहाँ पर आता है Br2 के साथ में H न्यू दे रखा है, या अपन बोल सकते हैं NBS के साथ, या अपन बोल सकते थे कि Br एट लो कंसंट्रेशन ऑफ X2, लो कंसंट्रेशन ऑफ X2, और साथ में या फिर आपको दे रखा है BrX2 के साथ में हीट। तो इन सभी से हमारे पास ये रिएक्शंस बनती है। सारी रिएक्शंस अपन ने हाइड्रोकार्बन में करवाई हुई है, सारी रिएक्शंस कहां पर करवाई हुई है, हाइड्रोकार्बन में करवाई हुई है, क्लियर। सभी में बता रखा है कि किस में रीअरेंजमेंट होगा, किस में नहीं होगा, किस में एंटी एडिशन होगा, सारी चीजें बेटा वहां पर बताई हुई है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस आती है वो नेम रिएक्शन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि ये RX की रिएक्शन अपन करवाते हैं Na के साथ, RX की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, Na के साथ, और यहां पर जो सॉल्वेंट होता है वो होता है एसीटोन। सॉल्वेंट कौन सा होता है, एसीटोन, यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मैकेनिज्म का टाइप है वो बेटा SN2 होता है, क्लियर। ये जो X है वो हो सकता है ClBr, क्या हो सकता है, ClBr हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Ri प्लस NaX की PPT बनती है। तो होता क्या है हमारे पास एसीटोन में, ये जो NaCl और NaBr होता है वो सॉल्युबल नहीं होता, तो उसकी प्रेसिपिटेट बनता जाता है, और NaI सॉल्युबल होता है, तो वो क्या करता है हमारे पास, जो I माइनस मतलब यहां पर जुड़ जाएगा ना, तो Ri फॉर्म कर देगा। दूसरा रहता है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए होता है हमारे पास, RX की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं किसके साथ, AgF, हैवी मेटल्स के साथ AgF हो गया, क्लियर, या फिर हमारे पास हो गया Hg2F2 हो गया, या फिर अपन बात कर सकते हैं COF2 हो गया, या SbF3 हो गया, इन सब के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है RF। तो ये फ्लोराइड बनाता है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन को याद रख सकते हैं, बहुत इजी है। जिस रिएक्शन के नेम में फ्लोरीन आ रहा है उससे प्रोडक्ट में फ्लोरीन नहीं मिलेगा, फ्लोरीन उसके दूसरे वाले, ये दोनों रिएक्शन में बस मतलब कंफ्यूजन होता है। तो स्वार्ट्ज में जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्लोराइड वाला बनेगा, और फिंकलेस्टीन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडाइड वाला बनेगा, क्लियर है। नेक्स्ट है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन जो हमारे पास है ये होता है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O OAG की रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पर अपन को क्या मिलेगा, RBr मिल जाता है। क्या मिल जाता है, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। इसका जो एनायन जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्ब एनायन होता है, तो वहां से अपन चीजें देख सकते हैं। इसी में अगर इफ X2 मतलब Br2 की जगह क्या यूज कर लिया अपन, इफ Br2 को रिप्लेस कर दिया अपन I2 से, तो उस वाले केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, एस्टर। प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, एस्टर फॉर्म होता है, क्लियर है। ये हमारे पास आ गया, क्लियर। अब अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास होता है कि कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेल में होते हैं, क्लियर, पोलर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये
कि एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन H2O। उसका रीजन है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल तभी होगा जब वो वाटर के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो RF, RCl, RBr, RI, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। पोलैरिटी यानी कि किसकी बात हो गई, डाइपोल मोमेंट की हमारे पास। क्लियर है, तो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर आ जाएगा। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है म्यू का। अगर R की जगह CH3, जनरल हमारे पास यही है, बट अगर R की जगह CH3 हो तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, देन CH3F आएगा, देन CH3Br आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, CH3I। मतलब जस्ट CH3Cl पहले आ गया। क्लियर, उसका रीजन हमारे पास बहुत सिंपल है, क्योंकि म्यू जो होता है वो चार्ज और डेंसिटी के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन वाले का सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सिमेट्री से देखते हैं। किससे देखा जाता है, सिमेट्री। तो सिमेट्री से अगर देखोगे हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। उसके बाद आएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और देन सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास मेटा का, क्योंकि ये सबसे लेस सिमेट्रिक है। तो जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनमें सही से सेट नहीं होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, कम। अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे पास तीन तरीके की हो सकती है। पहली है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अपन यहीं पर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एलिमिनेशन, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। ये कहां पर कर चुके हैं अपन, ये वाली चीज जो है हाइड्रोकार्बन में अपन पूरा पढ़ चुके हैं इन डिटेल। जितनी भी रिएक्शंस थी सब पढ़ चुके हैं अपन। और नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और बाकी अपन एल्केन में भी पढ़ चुके हैं जहां पर वुड्स रिएक्शन वगैरह सारी चीजें आई थी। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मेन रिएक्शन जो होती है अल्काइल हैलाइड की वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और साथ ही साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है। किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है कि ये अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे, तो उस वाले केस में होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल इधर जाएगा, ये यहां से निकलेगा, तो उस केस में हमारे पास यहां पर होगी। अब जब ये प्रोसेस हो रहा है, यहां पर हमारे पास X माइनस जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एनयू ने, तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म का टाइप है वो दो हो सकता है। कौन कौन सा, या तो होगा SN1 या फिर क्या होगा हमारे पास SN2। जनरली हमारे पास यही दो मैकेनिज्म होती है। तो अब अपन इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है वो आती है SN1 मैकेनिज्म की। तो SN1 मैकेनिज्म की मैंने यहाँ पर आपको मैकेनिज्म भी दिए। यहाँ पर हमारे पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका RDS होता है, यही स्लो स्टेप होता है, यानी कि जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करूंगा तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कोई रोल नहीं रहेगा। ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी। किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, रीअरेंजमेंट की। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जब ये कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऊपर से भी और नीचे से दोनों साइड से अटैक कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर रेशमाइजेशन होता है, प्लस माइनस और DL यानी कि रेशमिक मिक्सचर बनेगा अगर ये कार्बन कायरल बनता है लास्ट में। तो क्लियर है। तो अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो हमारे पास दो पॉइंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो हमारे पास क्या निकल रहा है, पहला यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास RDS होता है जिसमें लिविंग ग्रुप निकलता है, स्लो स्टेप है। क्लियर। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप हमारे पास जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो कि फास्ट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि एल्काइल हैलाइड हमारे पास यहां पर आएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RX, रेशमाइजेशन अकर्स। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला है कार्बन स्केलेटन। पहला क्या है हमारे पास, कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन स्केलेटन हमारे पास मतलब यहां पर अपन ने देखा कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन। दैट मींस हमारे पास यहां पर बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। किस पर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। क्लियर। और अगर यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो मैं ये भी बात करूंगा कि यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली जो लिविंग ग्रुप निकलते हैं, जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी से देखना है, ना कि जो बाद में हमारे रीअरेंजमेंट के बाद मिल रहा है। क्लियर है।
लिविंग ग्रुप के बेसिस पर हमारे पास लिविंग ग्रुप भी अफेक्ट करता है, तो RI, RBr, RCl, RF, मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगी। न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया है कि RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, तो वो अफेक्ट नहीं करता है। पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो इस रिएक्शन को फेवर करता है। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे। नेक्स्ट आता है SN2 रिएक्शन, जिसको बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन की अगर बात करें तो नेम से ही पता चल रहा है बाइमोलिक्यूलर, यानी कि मोलिकुलरिटी कितनी है हमारे पास, 2। ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में होती है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जनरली पुअर न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को करवाते हैं। पुअर न्यूक्लियोफाइल जैसे कि न्यूट्रल वाले H2O, H2S, है ना, ROH, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है इनकी बात होगी। जनरली H2O और ये हो गया हमारे पास, ये आते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ये दे रखे न्यूट्रल वाले, तो जनरली वो हमारे पास क्या करते हैं, वो SN1 रिएक्शन करवाएंगे। अगर SN2 की रिएक्शन की बात करें तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको मैकेनिज्म भी दी हुई है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग करता है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, यहां कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां से X जा रहा है, तो यहां पर इन्वर्जन होता है, जिसको वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। यहां कोई रेशमाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ना तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वर्जन तभी होगा जब ये कार्बन कैसा होगा, कायरल। यहां पर कायरल कार्बन ले रखा है, इसलिए यहां पर इन्वर्जन दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करें अपन वही सेम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला यहां पर दे रखा है कि ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, यस मोलिकुलरिटी 2 है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों? क्योंकि रेट जो है न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि सिंगल स्टेप है, इसमें न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल एलाइड दोनों ही पार्ट ले रहे हैं। क्लियर? यहां पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में 5 कार्बन के आसपास 5 लोग हैं, तो हिंड्रेंस पर अफेक्ट करेगा इसकी स्टेबिलिटी। साथ ही साथ में यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी जब अटैक करेगा तो हिंड्रेंस उस चीज को अफेक्ट करेगा। जितना हिंड्रेंस कम होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाली है, ज्यादा। तो यहां पर इसके बारे में बात करेंगे अपन। और नेक्स्ट पॉइंट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां पर SN1 में जनरली पुअर न्यूक्लियोफाइल, कौन से जनरली अपन बोल सकते हैं पुअर, यानी कि न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो यहां पर आते हैं। बट जब अपन SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होते हैं, मोस्टली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन को करते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं जैसे कि I- हो गया, OH- हो गया, SH- हो गया, RS- हो गया, जनरली ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन करते हैं, SN2 रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? वही सेम फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर आता है वो है हमारे पास कार्बन स्केलेटन। वही सेम मैंने क्या बोला कि यहां पर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन वगैरह कुछ बनता नहीं, हिंड्रेंस देखना है, कम से कम हिंड्रेंस, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। तो यहां पर देख रहे हो कि जो SN1 का ऑर्डर था उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं बोल सकता हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। किसके होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। क्लियर? और इसीलिए आपको यहां पर ये चीजें दे रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो लिविंग ग्रुप के बारे में हमारे पास बोला गया है कि वही जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। न्यूक्लियोफाइल पर ये डिपेंड करता है, बेटर मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारे पास रिएक्शन किसको फेवर करता है, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। क्लियर? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2, वहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्या इसमें हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है? नहीं, तो नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं यहां पर मतलब इसके कि रिएक्टिविटी क्या रहेगी हमारे पास, तो SN2 का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको एक चीज दे रखी है कि ऑर्डर ऑफ SN2 सबसे ज्यादा अल्फा हेलो कीटो होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी होती है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है यहां पर, उसके बाद हमारे पास OMeCH2X, देन हमारे पास बेंजाइल और मिथाइल एलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। देन आता है एलाइल एलाइड, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री बोल सकते हो आप। यहां पर क्या जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री लिखने का कोई सेंस है नहीं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर 3 डिग्री SN2 कभी भी नहीं होगी, 3 डिग्री में SN2 कभी भी नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये दे रखी है, एक होती है SN2 रिएक्शन जो कि अपन ने अभी पढ़ी है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, यहीं से X जाएगा, यहीं से OH माइनस लग जाएगा। क्लियर? एक होती है SN2 डैश। SN2 डैश में क्या होता है हमारे पास कि
एलाइलिक कार्बन पर सब, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो गामा कार्बन पर अटैक होगा। ये तब होता है जब यहां पर इस कार्बन का डिग्री ज्यादा है, मतलब 3 डिग्री है, और ये क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा दे रखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक ना करके यहां पर अटैक करता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2 डैश रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN2 डैश। और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां पर बनेगा XCH2 और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CR1R2। SN2 डैश का प्रोडक्ट ये बनेगा, बाकी यहां पर ये। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं आपसे SN1 SN2 के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दो चीजें हमारे पास, पहला ये कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है अपन को कि कब SN1 SN2 होगी, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा यहां पर मैं बात करूंगा कि हमारे पास फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 एंड SN2। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग कंपाउंड्स पहले अपन ये देखेंगे, फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 एंड SN2, दोनों की ही बात कर रहा हूं। SN1 एंड SN2 दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं। SN1 और SN2 दोनों ही नहीं देंगे। हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो यहां पर आ गया एराइल हैलाइड। कौन सा आ गया, एराइल हैलाइड, क्योंकि यहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनता, आगे भी बात करेंगे अपन, क्लियर। पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। दूसरा है हमारे पास एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब जब अपन ने क्लासिफिकेशन किया था तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है तो, क्लियर। तीसरा हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई कैटायन आ गया जहां पर ये आ गया, यहां पर देखो SN2 का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 3 डिग्री, और SN1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेडेट रूल को, और मतलब ब्रेडेट रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता है, क्लियर। इसलिए भी हमारे पास ये रिएक्शन नहीं करता है। और एक कंपाउंड और है, अगर मैं बात करूं यहां पर RCRR, और यहां पर क्या आ गया CH2X, तो अब ये भी नहीं करता है। उसका रीजन क्या है, इस कार्बन का डिग्री 1 है तो आपको लग रहा होगा कि SN2 कर देगा, बट यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी ये रिएक्शन नहीं करता है, ना SN1 ना SN2, क्लियर। RF के बारे में बोलते हैं कि वो भी SN2 रिएक्शन नहीं करता है। उसका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन बहुत अच्छा, मतलब बहुत गंदा लिविंग ग्रुप है, क्लियर है, तो इसलिए वो नहीं करते। बट ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें नहीं पता चलता है कब SN1 कब SN2 हो रही है, तो उसका आपके पास ये है इलाज। क्या है, अगर हमारे पास CH3X या 1 डिग्री X दे रखा है तो आप SN2 रिएक्शन करिए, न्यूक्लियोफाइल पर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे OH माइनस हो चाहे H2 हो, क्योंकि CH3X में कौन सी कुछ रिएक्शन, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, क्लियर। स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं। 3 डिग्री है तो ऑलवेज SN1 होगी, कभी भी SN2 हो ही नहीं सकती क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, क्लियर। अब आता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में आपको देखना है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है 2 डिग्री में, क्योंकि 2 डिग्री में पंगा रहता है, तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है तो अपन SN1 को फेवर करता है, वो तो SN1, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है तो SN2। अगर मीडियम नहीं दिया हुआ है तो उस वाले केस में अपन हैलाइड से देखेंगे, मतलब सॉरी हेलोजन से, न्यूक्लियोफाइल से देखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करते हैं, SN2 को, तो वहां पर SN2 रिएक्शन करवाएंगे। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हमारे पास SN1 को फेवर करवाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया, क्लियर है। अगर कभी भी आपको H2O के साथ में एसीटोन दे रखा है तो SN1 रिएक्शन करवानी है। और अगर मान लीजिए यहां पर NaI एसीटोन दिया हो, क्या दिया हो, NaI प्लस एसीटोन, जो कि फिंकलिस्टन रिएक्शन में भी आपने देखा है, तो जो मैकेनिज्म होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, SN2। अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब एल्कोहल से अपन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो वो बेस्ट मेथड था एल्काइल हैलाइड बनाने का। वहां पर मैंने बोला था कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट आ गया हमारे पास। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब अगर अपन ROH प्लस SOCl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस वाले केस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, तो उस वाले केस में एब्सेंस ऑफ पिरिडीन में SNI इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही रहेगा, क्लियर। बट अगर पिरिडीन के प्रेजेंस में कराता हूं तो जो मैकेनिज्म का टाइप है वो SN2 रहता है। यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सर कब सब्स्टिट्यूशन कब एलिमिनेशन होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आ जाइए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो देखो एलिमिनेशन की बात कर देता हूं। हमारे पास एलिमिनेशन क्या होगा, अगर एलिमिनेशन की बात करूं मैं तो आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड दे रखा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ की हुई है, एल्कोहलिक KOH दे रखा हो। क्या दे रखा हो आपके पास, एल्कोहलिक KOH दिया हो, या फिर RO माइनस दे रखा हो। क्या दे रखा हो, RO माइनस,
या फिर NaNH2 हीट दी हो, बहुत 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 अच्छी बात है। अगर हीट नहीं दे रखी तो उस वाले केस में भी यहां पर जो मैकेनिज्म होती है वो E2 ही होगी, यानी कि एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, बट मेजर जो होगा वो E2 रिएक्शन होगा। क्या होगा? E2। तो ये हमारे पास मेजर रहने वाला है। क्लियर? तो E2 का आपको क्लियर हो गया कब कि 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइड हो और एल्कोहलिक KOH या RO माइनस NaNH2 दे रखा हो। अब बात आती है हमारे पास E1 की। तो E1 रिएक्शन जो है हमारे पास, E1 रिएक्शन कब होगी? E1 रिएक्शन का चांस हमारे पास तभी है जब आपके पास मान लीजिए यहां पर 3 डिग्री एलाइड दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 डिग्री एलाइड दे रखा है और यहां पर वीक बेस दे रखा हो। क्या दे रखा हो? वीक बेस। ये सब क्या है हमारे पास? ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसलिए E2 अगर वीक बेस दे रखा हो और साथ ही साथ में वीक बेस के साथ में हीट की भी रिक्वायरमेंट होगी। देखो एल्कोहल के केस में अपन बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि E1 है, एल्काइल एलाइड में पंगा रहता है। तो वीक बेस प्लस हीट, वीक बेस का एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर ROH के साथ में हीट दे रखी हो। एक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर टर्सरी ब्यूटेनॉल के साथ में हीट दी हुई है, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 है ना कि E2। तो वहां पर एक डाउट आता है कि हमारे पास सर यहां तो हॉफमैन एल्कीन बननी चाहिए, क्योंकि जो एल्कोहल दे रखा है वो टर्सरी ब्यूटेनॉल है। और आपको याद होगा जब अपन ने E2 रिएक्शन में पढ़ा था कि जब बल्कि बेस होता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड तो हॉफमैन एल्कीन मेजर होता है। तो वहां पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड नहीं, टर्सरी ब्यूटेनॉल के साथ में हीट दी हुआ था, मतलब वहां रिएक्शन कौन सी करवा रहा है? वो E1। और E1 में रीअरेंजमेंट के थ्रू अपन मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। E2 में तो कोई होता ही नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ROH के साथ हीट दे रखा है तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? E1 रिएक्शन होती है। क्लियर? और ये हो गया हमारे पास किसका? एलिमिनेशन का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में कि सर सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बहुत सिंपल है कि अगर MEX दे रखा है, MEX में कभी भी एलिमिनेशन हो नहीं सकता, या 1 डिग्री RX दे रखा हो तो इस वाले केस में 2 डिग्री में मैंने बता ही दिया। और आपको क्या दे रखा है यहां पर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस, एक्वस OH माइनस। यहां पर एल्कोहलिक OH माइनस था, एल्कोहलिक KOH था, यहां पर क्या दे रखा है? एक्वस OH माइनस दे रखा है। क्लियर? या SH माइनस वगैरह दे रखे हैं, तो उस वाले केस में अपन SN2 रिएक्शन यानी कि क्या करवाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और सेम चीज अगर मान लीजिए 3 डिग्री एलाइड दे रखा है, 3 डिग्री RX, और उसके साथ में आपको यहां पर क्या दे रखा है? वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो उस वाले केस में अपन क्या कराते हैं? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा होगा? SN1। कौन सा होगा? SN1। एक पॉइंट आता है कि सर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 डिग्री RX दे रखा है और अगर एनायन RO माइनस या फिर NaNH2 दे रखा है तो उस वाले केस में एलिमिनेशन होगा। बट अगर यहां पर आपको ये नहीं दे रखा, OH माइनस दे रखा है, क्लियर, या I माइनस वगैरह दे रखा है ना, वीक वाले दे रखे हैं, वीक बेस, ये सब क्या है? वीक बेस है। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी कि SN1 होगी या SN2 होगी, वो अपन ने अभी जस्ट पहले ही बात की है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो एलिमिनेशन का बहुत सिंपल सा फंडा है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और साथ में क्या दे रखा है? एल्कोहलिक KOH या RO माइनस। 1 डिग्री में भी होती है, ऐसा नहीं बोल रहा कि में नहीं होती है, बट जनरली अगर यहां पर ये दे रखा है 1 डिग्री के साथ अगर आपको E1 रिएक्शन करवानी है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में हीट देगा ही देगा। यहां हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, बट यहां पर तो हीट देगा ही देगा। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा? एल्कीन। मतलब रिएक्शन कौन सी होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास यहां, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, अब आपके पास सारी रिएक्शंस मैंने जो एनसीईआरटी में दे रखी है सारी यहां पर लिखी हुई है कि हमारे पास किस तरीके से रिएक्शन होगी। इसमें इंपॉर्टेंट आपको दिख रही होंगी जो कलर दिख रहे, पिंक कलर, यहाँ पर RX ये सब न्यूक्लियोफाइल आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रखे। अगर मैं यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ, R यहां से आएगा, H जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? N, ये बन गया R डैश, ये बन गया R डबल डैश, यानी कि टर्सरी अमाइन बन जाएगा। KCN के साथ रिएक्शन और AgCN के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पर K प्लस और CN माइनस है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला पार्ट है वो कार्बन है। कौन है? कार्बन। तो ये कार्बन जुड़ेगा यहाँ पर क्योंकि ये आयोनिक नेचर का है। कैसा है? आयोनिक। जबकि AgCN की बात करोगे तो ये कोवेलेंट होता है, तो कोवेलेंट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन है? नाइट्रोजन। इनको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट, जिसमें एक ही न्यूक्लियोफाइल के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट हो, मतलब एटम हो। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन दोनों दे सकते थे,
सेम चीज यहाँ पर भी यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन दे सकता है, तो यहाँ पर ये देगा, तो ये नाइट्रोजन देगा तो आइसोनाइट्राइल। सेम चीज यहां पर है, जब KNO2 की बात करेंगे तो आयोनिक है, आयोनिक की अगर बात करेंगे तो O माइनस N डबल बॉन्ड O है, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका है, O माइनस का। और जब AgNO2 की बात करूंगा तो AgNO2 में हमारे पास क्या है, Ag, यहाँ पर आ गया N डबल बॉन्ड O और ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, हमारे पास नाइट्रोजन का काम रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, सॉरी AgNO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे ON डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका, क्योंकि यहाँ तो एनायन था वो, अब ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में अच्छा कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला ये, तो यहाँ पर नाइट्राइटो बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्राइटो, ये हाँ सॉरी वो नाइट्राइटो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रोजन देगा ना तो यहाँ क्या बनेगा, नाइट्रो एल्कीन। क्लियर, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब आता है हमारे पास यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है एनजीपी। तो एनजीपी रिएक्शन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, इसका बोर्ड्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इवन मेंस में भी बहुत ज्यादा काम नहीं आता, एडवांस में कभी पूछा जा सकता है। तो यहां पर अगर बात करें तो एनजीपी के लिए जरूरी क्या है कि जब कभी भी हमारे पास एनजीपी, कौन कौन से ग्रुप से जो एनजीपी शो करते हैं, ये वाले ग्रुप से, फॉलोइंग ग्रुप्स कैन शो, फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्लियर, क्योंकि यहां पर लिविंग ग्रुप के पास में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेंजीन में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो ये सब यहां पर शो कर सकते हैं। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, साइक्लोहेक्सेन की। क्लियर, तो साइक्लोहेक्सेन में क्या करते हैं कि जब हमारे पास आपको एनजीपी शो करना है तो उस वाले केस में क्या होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है कि एनजीपी के लिए जो नेबरिंग ग्रुप है, कौन सा, ये एन मतलब नेबरिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप है, वो दोनों एक्सियल बॉन्ड पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, एक्सियल वैलेंसी पर होनी चाहिए। तो यहां पर अगर बात करोगे हमारे पास, तो यहां पर नॉर्मल SN2 रिएक्शन हो रही है इन्वर्जन, क्योंकि यहां पर ये एक्सियल पर नहीं आएंगे जब आप इसकी चेयर फॉर्म बनाओगे। और यहां पर जो हो रहा है, यहां हमारे पास क्या होगा, यहां हो रहा है एनजीपी रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ये जो OH OTS और OAC है ये सेम मतलब एक्सियल बॉन्ड पर आएंगे, क्योंकि जब इसके आप चेयर फॉर्म बनाओगे तो एक दूसरे के एडजेसेंट एटम्स पर ट्रांस है। तो साइक्लोहेक्सेन की जब चेयर फॉर्म देखोगे और एडजेसेंट पर ट्रांस दे रखा है, तो उस वाले केस में क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर ये मान लीजिए ये हो गया और ये, तो ये देखिए एक दूसरे के किस पर, एक्सियल पर, तो इसलिए यहां पर एनजीपी हो जाएगी। और एनजीपी में हमेशा ही क्या मतलब, एनजीपी में क्या होता है, 2 बार SN2 होती है, क्या होगी, 2 टाइम्स SN2, 2 टाइम्स SN2। तो इस वाले केस में एनजीपी में रिटेंशन होता है, क्या होता है, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखिए हमारे पास डैश से हटा था, डैश पर ही आया है। क्लियर, जबकि SN2 रिएक्शन करवा रहे थे तो हमारे पास तो उसमें डैश से हटा है, और सॉरी वेज हटा है और डैश आया है। क्लियर, अब आते हैं अपन हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो एलिमिनेशन ये ऑलरेडी अपन एल्काइल हैलाइड में सॉरी हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है बस। हैलोजन एटम्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमारे पास क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शंस करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, जो कि मैंने आपको अभी बताया, NaNH2 या KNH2 वगैरह। रिएक्टिविटी वही सेम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर एक एग्जांपल करा देता हूं, मान लीजिए हमारे पास यहां पर RCH H, यहां दे रखा है CH, ये X, और यहां पर क्या दे रखा है CH2H, और इसकी रिएक्शन मान लेते हैं अपन, यहां पर कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करवाया, एल्कोहलिक KOH। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास ये क्या है, 2 डिग्री एलाइड है एल्कोहलिक KOH, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बीटा ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो दोनों जगह से हमारे पास हाइड्रोजन जा सकते हैं और 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH3, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, साथ में हमारे पास बन सकता है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो ऑब्वियस है हमारे पास यही प्रोडक्ट मेजर रहने वाला है। क्लियर, अब अपन बात करें हमारे पास यहां पर, तो अब आता है हमारे पास हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन मेथड बहुत सारे हैं। जब अपन ने केमिकल रिएक्शंस किए, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, उसका अगर हेलोजिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास हेलाइड मिल ही जाएगा, हेलोएरिन मिल जाएगा, उसके साथ में कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, तो यहां पर बहुत सिंपल है कि टोलुइन लिया मैंने और टोलुइन की रिएक्शन करवाई मैंने। किसकी करवाई, टोलुइन की। यहां पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन भी होता है बट उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं किसके साथ, Cl2
और साथ में क्या दे रखा है AlCl3, क्या दे रखा है AlCl3 या फिर FeCl3 वगैरह, तो ऑर्थो एवं पैरा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर रिएक्शन कर सकते हैं। ये आ गया CH3 और क्या आ गया हमारे पास? यहां पर आ गया Cl। दूसरा है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे, उसके बाद ही सैंडमेयर रिएक्शन का काम होगा। NH2 रिएक्ट मतलब 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन दे रखा है, उसकी रिएक्शन अगर मैं NaNO2 के साथ में HCl के साथ करवाता हूं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइज़ोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? डाइज़ोनियम सॉल्ट। इसकी सारी रिएक्शंस मैं आपको आगे फिनॉल वाले चैप्टर में बताऊंगा। क्लियर? फिनॉल और एमाइंस, जब अपन एमाइंस के बारे में बात करेंगे तो ये हो गया। अब सैंडमेयर रिएक्शन किसको बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं कि अब अगर इसकी डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में करवाता हूं, ये हमारे पास N2+ आ गया है। अब अगर इसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? यहां पर अपन कराते हैं कॉपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। 3 होते हैं हमारे पास, एनसीईआरटी में आपको 2 दे रखे हैं कि अगर हमारे पास यहां पर दे रखा है CuBr और साथ में क्या दे रखा है HBr, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, CuCl और साथ में क्या दे रखा है HCl, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1, CuCN और साथ में क्या दे रखा है HCN। तो करना क्या है, यहां से इसको हटा के N2 निकल जाएगा और सिंपल ब्रोमीन, यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ये रिएक्शन कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CN। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? ये है सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ये कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? इसी रिएक्शन में अगर मान लीजिए मैं इसी के साथ रिएक्शन करवाता हूं, बट अब मान लीजिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो +1 था उसको मैं गटर में फेंक देता हूं। गटर में मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं, गटर में मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, उसको कितना कर दिया मैंने? 0। तो अगर Cu0 + HBr के साथ रिएक्शन कराऊं या Cu0 + HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो इन रिएक्शंस का जो नेम है वो होता है गैटरमान रिएक्शन। क्या होता है? गैटरमान रिएक्शन। तो यहां पर बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास ब्रोमीन और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा हमारे पास क्लोरीन। यहां क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास और भी आप बना सकते हो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन Ki के साथ कराऊंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आयोडीन। क्या बन जाएगा? आयोडीन। और एक और रिएक्शन है हमारे पास कि अगर मैं इसकी रिएक्शन यहां पर HbF4 के साथ कराता हूं, किसके साथ कर रहा हूं? HbF4, तो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये। यहां पर हर जगह क्या होता था? N2 निकल के चला जाता था, बट यहां पर N2+ और BF4- बनेगा। एमाइंस वाला जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ओनली यही एक कंपाउंड है जो स्टेबल रहता है, अदरवाइज बाकी हमारे पास ये तुरंत N2 निकल जाता है। अब इसको जब हीट करते हैं तब आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन। तब आपको फ्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस थी। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करूं हमारे पास, तो एल्काइल हैलाइड तो इजीली हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे, बट एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN1 SN2 दोनों। उसके रीजन क्या है हमारे पास? रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्योंकि उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, जो कैटायन बनेगा वो भी हमारे पास क्या बनता है? इनस्टेबल, अनस्टेबल बनता है। उसकी वजह से हमारे पास ये लेस रिएक्टिव रहता है। अगर मेरे को यहां पर रिएक्शन करवानी है, मान लीजिए मैं नॉर्मल रिएक्शन करवाता हूं, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउज प्रोसेस। तो अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं हमारे पास, तो अब देखिए मेरे को अगर Cl हटाना है तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब हमारे पास फिनॉल फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए इसी को मैं क्या करता हूं कि यहां पर NaOH की रिएक्शन करवा रहा हूं और मैंने क्या किया, एक मेटा पैरा पर -M ग्रुप लगा दिया, तो उसकी वजह से हमारे पास ये रिएक्शन हो गई है और यहां पर क्या बन गया? NO2 बन गया है। अब अगर मान लीजिए मैंने दो NO2 लगा दिए, तो उस वाली रिएक्शन पे आप देखोगे कि टेम्परेचर कितना हो गया? और कम हो गया, 368 केल्विन हो गया, और यहां पर NO2 पैरा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो डाइनाइट्रोफिनॉल बन गया है। अगर मान लीजिए 3 NO2 अपन लगा देते हैं, क्या करते हैं अपन? अगर मान लीजिए 3 NO2 मैंने लगा दिए, अगर क्या करता हूं मैं 3 NO2 लगा देता हूं, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पर 3 NO2 बनाने के बाद में आप देखोगे कि हमारे पास इजीली, अगर मैं वार्म ही कर रहा हूं, मतलब रिएक्शन को सिर्फ हीट करते हैं, H2O, इस बार तो OH- की भी जरूरत नहीं है, तो उस वाले केस में हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको क्या बोलते हैं अपन?
पिक्रिक एसिड बोलते हैं, वो फॉर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यही रिएक्शन करवाई, क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन के 3 NO2 लगे हुए हैं, कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। कहां लगे हुए हैं, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो आप देखोगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको H2O के साथ ओनली वार्म करता हूं, मतलब हीट, ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है टेम्परेचर की, ओनली। और इंपॉर्टेंट बात यह कि आप देखोगे कि AOH की जगह मैंने H2O यूज किया, जो कि काफी वीक न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू OH के। तो ये आ जाएगा Cl की जगह यहां पर लग जाएगा OH, ये आ गया NO2, यहां पर भी क्या आ जाएगा NO2, और यहां पर भी क्या आ जाएगा NO2। ये जो हमारे पास एसिड है इसको क्या बोलते हैं अपन, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, या फिर IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई नाइट्रोफिनोल ये हमारे पास बन जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर मैं इस रिएक्शंस के बारे में बात करूं हमारे पास कि इसकी रिएक्टिविटी क्या रहने वाली है, तो इसकी जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है, मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आगे भी लिखूंगा आपको अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में, कि रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी पॉजिटिव चार्ज एट हैलाइड कैटायन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस कैटायन पर, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है, उतनी ज्यादा क्या रहने वाली रिएक्टिविटी। तो यहां पर इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। बाई मोलिकुलर रिएक्शन होती है तो मोलिकुलरिटी 2 है, स्टेप दो स्टेप होते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप जो होता है RDS होता है, जो पहले एडिशन होगा और बाद में क्या होगा हमारे पास, फास्ट स्टेप एलिमिनेशन। इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एरोमेटिक, सॉरी, एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं। यहां पर जो मैकेनिज्म होती है, पहले क्या होगा, एडिशन होगा, और देन क्या होगा, लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन होता है। क्लियर। यहां अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, किस पर, PHX और साथ ही साथ में OH माइनस। ऑर्डर 2 है हमारे पास, कार्ब एनाइन जो है वो इंटरमीडिएट है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्ब एनाइन है। अब इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दो हमारे पास है, कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी को रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो वो RDS स्टेप में नहीं होता, लिविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में निकलता है, क्योंकि एलिमिनेशन बाद में हो रहा है। तो एलिमिनेशन वाला स्टेप हमारे पास RDS नहीं है। RDS कौन सा है, ये वाला स्टेप RDS है। एलिमिनेशन वाला तो फास्ट स्टेप है, जिस स्टेप में क्या होता है हमारे पास, जब मैकेनिज्म देखोगे तो एरोमेटाइजेशन होता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो क्या होता है, एरोमेटाइजेशन। तो रोचक पॉइंट यह कि X वही निकलेगा जिसके लिए हमारे पास ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर, मतलब -M कहां पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर जो मैं आपसे रिएक्टिविटी की बात कर रहा था, तो अगर मैं आपसे रिएक्टिविटी की बात करूं, हमारे पास कि ये फ्लोरो दे रखा है, ये क्लोरो दे रखा है, ये ब्रोमो दे रखा है, और इन सभी की पैरा पोजीशन पर मान लीजिए मैं NO2 लगा दूं और आपसे रिएक्टिविटी पूछूं तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन की ज्यादा, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, उसका होगा नहीं, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन का -I ज्यादा होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। क्लियर है। अब आता है हमारे पास इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करूं, ES ये अपन ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। इनके एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है। यहां पर है हमारे पास कि हेलोजिनेशन करवा सकते हैं अपन, नाइट्रेशन करवा सकते हैं, सल्फोनेशन करवा सकते हैं, साथ ही साथ में अपन क्या करवा सकते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सारी रिएक्शन है, कहां पर है, ये रही सारी की सारी रिएक्शंस हमारे पास आपके पास यहां पर लिखी हुई है। ये थोड़ा फैल गया है, इसको मैं संभाल देता हूं। तो इनकी रिएक्शन जब अपन करवा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ये आ गया क्लोरीन, सब वही है सेम। क्लोरीन है, इसका कौन सा इफेक्ट है, +M। हेलोजन का कौन सा होता है, +M। तो +M की वजह से ऑर्थो एंड पैरा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो एंड पैरा पर जाएंगे, हर एक में देख सकते हो आप। क्लियर है, तो सब सेम ही चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, इसकी अगर बात करें, फिर रिएक्शन विद मेटल्स वगैरह आ जाएगा। बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म में देखो यहां पर मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। उसका रीजन ये है कि जब आप यहां पर स्टार ले रहे हो, कार्बन स्टार मतलब C14 है, C स्टार का मतलब क्या है, C स्टार का मतलब ये कि C14 है, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराऊं NH3 लिक्विड में, तो ये NH2 जो है इस Cl को हटा के यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है। मतलब कुछ में ऐसा नहीं कि सिर्फ Cl हटके वहीं पर आ गया, ऐसा नहीं होगा। इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, बेंजाइन।
अब इसका जो मेजर माइनर प्रोडक्ट देखोगे तो उसके लिए यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए। इंटरमीडिएट क्या होता है हमारे पास, बेंजाइन जो होता है वो इसका इंटरमीडिएट होता है। और अगर बेंजाइन के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक। क्लियर। और यहां पर अगर बात करेंगे तो देखो M और H यहां पर इस Cl के अलावा बाकी कोई मान लीजिए OCH3 ग्रुप लगा हुआ है या COH ग्रुप, NO2 कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका M यानी कि -M + M कोई भी M की बात करें अपन तो वो इफेक्ट काम नहीं करता है। M और H इफेक्ट नहीं करेगा क्यों, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो हमारे पास बेंजाइन है तो उसके ऑर्बिटल्स अलग प्लेन में रहते हैं। तो M और H इफेक्ट वर्क नहीं करते हैं बेंजाइन में, ओनली I इफेक्ट वर्क करेगा। I मतलब +I और -I। तो यहां पर OCH3 का मतलब ओनली -I, वहां पर +M नहीं, और CH3 लगा हुआ है तो उसका +I काम करेगा। साथ ही साथ में हिंड्रेंस काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करेगा। I +I -I कोई भी हो और स्टेरिक इफेक्ट में से आयोडी +I जो है, I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा। मतलब अगर उन दोनों में से देखना हो तो I इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर ऐसा कुछ लगा हो कि यहां पर हमारे पास इस वाले पर यहां CH3 लगा दिया तो अब इसका +I लगेगा, इसलिए यहां क्लोरीन नहीं, मतलब वापस जो NH2 है वो यहां नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा। तो अगर यहां Cl है तो यहां नहीं आएगा, मेजर वाला प्रोडक्ट कहां पर बनेगा, यहां मेजर बनेगा। बात समझ में आ गई। तो हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्लियर। बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए हमें कौन कौन से यहां पर होने चाहिए, जो बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होते हैं, जैसे NH2- जो कि यहां पर ले रखा है, या फिर RNH- R2N-। उसके साथ साथ टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो सकता है या RO- भी हो सकता है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट में है रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, रिएक्शन विद मेटल्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें, एल्केन में। तो RX की रिएक्शन जब अपन Na के साथ करते हैं तो RR + NX बनता है। अगर किसके प्रेजेंस में, Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो R अगर एल्काइल एलिफेटिक है तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। अगर हमारे पास एक R, दोनों R एलाइल है तो उसको फिटिंग, एक R एलाइल और एक एल्काइल है तो उसको वुड्स फिटिंग बोलते हैं। रिएक्शन विद Mg के साथ कराते हैं तो RX + Mg रिएक्ट करके RMgX बनाता है। क्लियर। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब कार्बन और मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बने उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। RMgX की रिएक्शन अपन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। R और यहाँ पर Mg का जो रेशियो है वो 1:1 रेशियो होना चाहिए। अगर मान लीजिए RX का रेशियो 2 हुआ तो वहां पर हमारे पास वापस से एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे अपन। क्लियर है, जब अपन डिटेल में RMgX को बात करेंगे। क्लियर। लास्ट आता है हमारे पास जो पॉली एलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें DDT का फॉर्मेशन आता है। DDT का फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि जब हमारे पास CCl3 क्लोरेल, जब अपन बात करते हैं यहां पर CCl3 और C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ करवाऊं, किसके साथ करवाऊं, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा बना देता हूं, ये मैंने लिया Cl, यहां पर H, सेम चीज मैं यहां पर लेता हूं क्लोरोबेंजीन के लिए, ये Cl ये H। तो होगा क्या, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4। आप सभी को पता है कंसंट्रेट H2SO4 का काम क्या है, डिहाइड्रेशन करने का। तो ये डिहाइड्रेशन करेगा और ये ग्रुप यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारे पास DDT होता है। CCl3C, ये आ गया हमारे पास H, और उसके बाद ये क्लोरो पैरा पर है ना, मतलब क्लोरीन और बेंजीन जो है ये कार्बन और ये एक दूसरे के पैरा पर आएगा, पैरा वाला जुड़ेगा ना। DDT क्यों बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, T मतलब ट्राइक्लोरो, और क्या आ जाएगा, इथेन। ये हमारे पास होता है। क्लियर। तो ये हमारे पास था। इसके अलावा आप अगर क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करोगे तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है कि क्लोरोफॉर्म जैसे ही हमारे पास एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। एयर और लाइट के कांटेक्ट में आते क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इससे हमारे पास एक विषैली गैस बनती है जिसको बोलते हैं अपन फॉस्जीन। पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है, फॉस्जीन, फॉस्जीन है। और ये कैसी रहती है, पॉइजनस। क्लियर। तो अगर आपको इसका पता लगाना है कि हमारे पास इसमें क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बना है नहीं बना, तो उस वाले केस के लिए आप क्या करोगे, आपको सिंपल इतना सा करना है कि इसकी रिएक्शन
एल्कोहल मतलब बहुत कम होता है हमारे पास, बहुत डाइल्यूटेड 1% के आसपास रहता है कि इथाइल एल्कोहल के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है तो ये दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा OC2H5 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा OC2H5। इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट क्या होता है CO3 2- और 2 इथाइल है तो डाई इथाइल कार्बोनेट। अगर डाई इथाइल कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर फॉस्जीन गैस बनी हुई है, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब फॉस्जीन गैस नहीं बनी है। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क क्या है? होमवर्क में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। होमवर्क क्या करना है आपको? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, साथ में PYQ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अलग से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, जो फ्रेश क्वेश्चंस हो वो करें। तो जब कभी भी बेटा आपको देखो, जो माइंड मैप होता है उसका मेन जो पर्पज होता है वो ये होता है कि जब कभी भी आपको बहुत कम टाइम में रिवाइज करना हो सारे कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए आपको माइंड मैप बेस्ट रहता है। क्लियर है? साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि कब सर हमारे पास कौन सी चीजें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, वो सारी चीजें सर नोट शॉर्ट बन ही नहीं रहे, आपको लगता है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी ऐड कर लो, तो उन सारी चीजों के लिए भी यहाँ पर क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से रिविजन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।